बदनावर विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक माना जा रहा है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अपने पारंपरिक अंदाज में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। यहाँ गांव-गांव, गली-गली वो चौपाल सजा रहे हैं। देखिए एमपी न्यूज की चुनाव यात्रा के दौरान एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह के साथ ये खास बातचीत। अभी तो दत्तीगांव दरबार का भी लग रहा है, अच्छा काम भी अच्छा किया है उन्होंने। यहाँ का लोकल का कोई मंत्री रहता है, विधायक रहता है, लोगों को आशा अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि हमारे काम हुए तो वहाँ शायद थोड़े से हो नहीं पाए, तो थोड़े से लोगों में नाराजगी जरूर है। चुनाव का टेस्ट कैसा है? चुनाव का टेस्ट दोनों प्रत्याशी अभी भारतीय जनता पार्टी के श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, उनका पलड़ा भारी अभी और उन्होंने विकास किया। बदनावर का बाहुबली कौन बनेगा और बदनावर का जन नेता कौन है? इस चुनावी संग्राम में लगातार जिस तरह से पसीना बहा रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, आज चुनावी सफर के साथ एमपी न्यूज की टीम भी पहुंची है उन्हीं की विधानसभा में, जहां हमने जनता का मन भी टटोला, जनता के मन में कौन से मुद्दे हैं वो भी जाने, और अब बारी है बीजेपी के उम्मीदवार श्री दत्तीगांव जी से बातचीत की। आइए इस चुस्कियों के साथ चाय का स्वाद भी लेंगे और साथ ही साथ चुनाव की बात भी करेंगे। शुरुआत करते हैं। मंत्री जी, किस तरह से आपने सरकार में मंत्री की भूमिका भी निभाई, अब चुनाव मैदान में हैं, किस तरह से इस रणभूमि में उतर रहे हैं और जनता के बीच किन मुद्दों के आधार पर क्या वादे और क्या इरादे हैं आपके? बहुत सकारात्मक माहौल है। बदनावर के मतदाता आभारी हैं नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार के द्वारा दिए गए यहाँ पे जितने भी लाभ इनको प्राप्त हुए हैं हितग्राहीमूलक योजनाओं में और बाकी बड़ी योजनाओं में जो केंद्रांश हमें यहाँ मिला है। राज्य सरकार शिवराज सिंह जी के भी हम लोग आभारी हैं। अभी महीने भर पहले ही करीब उन्होंने हमें 2000 करोड़ से ऊपर की माही योजना के अंतर्गत पूरे पश्चिम क्षेत्र में रतलाम से आ रही योजना का लाभ दिया है। उसी के आसपास उन्होंने हमें 15 करोड़ का ITI तेलंगाना में दिया है और उससे पहले बलवंती नदी का प्रोजेक्ट बदनावर में हमें मिल चुका है। इंडोर स्टेडियम हमारे यहाँ पे निर्मित हो रहा है। 2 CM राइज स्कूल्स हमें दी गई हैं। हम लोगों को कॉलेज की नई बिल्डिंग बदनावर में दे दी गई है। साथ ही साथ कानवन के अंदर हमारी बिल्डिंग कंप्लीट है, टप्पा तहसील कंप्लीट है। हॉस्पिटल्स कानून और कोट दोनों में बन रहे हैं। ऑक्सीजन मशीन जगह जगह लगी हुई हैं। सिटी स्कैन मशीन हम लोगों ने सबने मिल के यहाँ पे रेडी करवाई हैं। कुल मिला के हर एक क्षेत्र में काम यहाँ पे हुआ है और कुछ क्षेत्रों में तो इतना काम हुआ है जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ग्रेवल मार्गों के विषय के अंदर यहाँ करीब 200 सड़कें मंजूर शिवराज सिंह जी ने उपचुनाव में करी थी, उसकी हमने दुगनी से ज़्यादा सड़कें बना दी। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डामर की सड़कें ऐसी हुई हैं जो सालों से लोगों ने कल्पना नहीं करी थी। आप देखिए बड़नगर से आप जस्सा खेड़ी की तरफ हो गए आइए, 2.5 करोड़ का एक पुलिया वहाँ पे बन रहा है। पूरा डामर से कनेक्टिविटी मुल्तान तक हो गई, मुल्तान की भवानी खड़ा होकर सातरुंडा हो गई, गिरडावत से लेके बांकुरली की कनेक्टिविटी वहाँ पे हुई। इस प्रकार से सड़कों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में अच्छा कार्य हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि बदनावर का मतदाता न सिर्फ जागरूक है बल्कि बहुत ही इस विषय में अपना भविष्य और अपना आने वाली पीढ़ी का भविष्य आरक्षित सुरक्षित रखेगा। और ये जो शिवराज सिंह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो सौगातें दी है उनका निश्चित रूप से परिणाम स्वरूप जन आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। हमने पिछले दिनों देखा कि आपकी इसी कर्म भूमि पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आए और उन्होंने एक तूफानी भाषण दिया, जोरदार ढंग से जो है कटाक्ष भी किया, कांग्रेस को भी आईना दिखाया। सिंधिया जी का एक खास प्रेम जो है बदनावर की धरती से शुरुआत से ही रहा है। किस तरह से आपको लगता है कि अब जैसे जैसे 17 नवंबर की तारीख करीब आ रही है, PM नरेंद्र मोदी भी आकर के गए, कितना असर और ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं? सिंधिया परिवार का शुरू से रहा है। राजमाता सिंधिया हमारे यहाँ, मेरे गांव दत्तीगांव जो गांव है 67 में आई। लाइट नहीं थी, शायद पहली बार संभवतः राजौर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर उनका उतरा 70 के दशक में, वहाँ पे वो लाइट लेके आई। कुछ न कुछ वो सौगात देती ही थी और न सिर्फ उनका बल्कि उनके बाद उनके पुत्र और वर्तमान सिंधिया जी के पिताजी माधवराव जी का यहाँ से स्नेह रहा। मक्सी गोधरा रेल लाइन जो वो रेलवे मंत्री थे उन्होंने स्वीकृत करके हमें यहाँ दी, उसका कार्य पूर्णता की ओर जा रहा है।
मानव संसाधन मंत्री हो जब वो थे तब कुछ न कुछ हमें मिला। वर्तमान में सिंधिया जी जब आए थे तो उन्होंने सभी लोगों को इस बात के प्रति न सिर्फ जागरूक किया बल्कि दोनों सरकारों का और दोनों पार्टियों का मूलभूत अंतर भी बताया। किस कार्यप्रणाली से कांग्रेस कार्य करती थी, किस कार्यप्रणाली किस कार्य पद्धति से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और आने वाले समय में अमित शाह जी हमारे यहाँ पधार रहे हैं। 11 तारीख को हम सब उनके स्वागत के लिए उत्साहित हैं और तैयारी भी कर रहे हैं। और कार्यकर्ता पूरी तरीके से, मेरे ख्याल से आप किसी भी गांव में जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये तो चुनाव है, चुनाव ना भी हो तो हमारा कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के भाव से निरंतर कार्यरत रहता है। हम विधानसभा में जब घूमे तो विकास एक बड़ा आधार है, विकास के आधार पर लोग वोट करेंगे। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि विकास के साथ उनकी एक विचारधारा है, लेकिन आपकी सादगी भी चर्चाओं में है। हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर आप नुक्कड़ चौकारों पर भी जो है आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, बड़ी ही सादगीपूर्ण अंदाज में उनके साथ भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। कई बैठकें आपके परिवारों में, समाजों में हो रही है। तो ये जो बदला हुआ सियासी स्टाइल है ये भी आपका सुर्खियों में आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ बदला कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जैसे पेडगारा गांव है, मैं इनका आभारी हूं। मैं किसी भी रूप में, किसी भी विचार से, किसी भी दल से जब भी इस गांव में आया, इस गांव ने मुझे कभी निराश नहीं किया। और यहाँ पे मैं ना कोई मंत्री हूँ ना कोई विधायक हूँ। इन लोगों ने मुझे बचपन से यहाँ पे बड़ा होते देखा है। मैं पहला चुनाव लड़ा, 25-26 साल की मेरी उम्र थी। और आपको सबसे बेहतर व्यक्ति आपके घर और आपके कर्म क्षेत्र में ही पहचानता है। और वहाँ पे ना कोई आडंबर चलता है, ना कोई ढोंग चलता है, ना कोई दिखावा चलता है। तो जैसा व्यक्ति स्वाभाविक होता है वैसा उसको रहना भी चाहिए। और कोई ऐसा नहीं कि आज चुनाव आया, 15 दिन का चुनाव, तो मैं कोई रूप बदल दूंगा और मेरे बदले हुए रूप से कोई प्रभावित हो जाएगा या आकर्षित हो जाएगा। तो इतने सालों में मतदाता अपने प्रतिनिधियों को बखूबी पहचान लेता है। और स्वभाव व्यक्ति का 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीने का नहीं होता। स्वभाव व्यक्ति का होता है, वो स्वभाव व्यक्ति का रहता है। अब इस उम्र में मेरा स्वभाव बदलना तो है नहीं, जैसा है वैसा ही है। लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, मैं फिर से इनका आभारी हूँ कि कभी भी किसी भी वक्त ऐसा नहीं हुआ कि हमने आपस में खुली बात न की हो और इन्होंने उसको न समझा हो। पिछले चुनाव में भी हमने इनसे यही कहा था, जब विपक्ष ये प्रश्न उठा रहा था कि उपचुनाव बदनावर पे थोपा जा रहा है, मध्य प्रदेश पे लादा जा रहा है, तो हमने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रश्न उस बात का है कि यहाँ क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला। और मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना हमने काम किया है वो काफ़ी हो सकता है अभी के लिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है मेरे हिसाब से। हमें और भी उतना ही या उससे अधिक और काम करना है। और विकास की इस गाथा को निरंतर अनावरत अगर हमें आगे बढ़ाना है तो मतदाता इस बात को समझता है और वो सुनिश्चित करेगा कि विकास की गति रुके ना बदनावर में। एक सवाल और है कि क्या कांग्रेस कोई चुनौती है, क्योंकि कल तक जो आपकी अपनी पार्टी में थे, आपके अपने थे, अब वही विरोधी बन गए हैं और आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार मंच के भाषणों से आग भी उगल रहे हैं। तो कभी आपको नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है और कांग्रेस को कोई चैलेंज समझते हैं क्या आप? एक कहावत है, थोथा घना चना बाजे घना। मैं ज़्यादा उनकी तारीफ नहीं करूँगा। इसी गांव में वो मकान किराए से लेकर रहते। गोपाल सिंह जी कहाँ हैं? ये हमारे गोपाल सिंह जी वरिष्ठ साथी, सहयोगी, कार्यकर्ता, नेता, मार्गदर्शक सभी हैं। और ये पटगारा गांव है। आपके मकान में रहते 1 महीने, सेवा वेवा करी आपने खूब अच्छी। और अब बदले रूप में, बदले रंग में, तो गोपाल सिंह जी ने कह दिया राम राम बाबूजी, ठीक है, कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं है। विचारधारा पहले है, बिल्कुल सदैव पहले। और उससे पहले क्या है, देखो अब पिछला चुनाव, जो भी परिणाम पिछले चुनाव का 2018 का, उसके बाद उनके दर्शन दुर्लभ थे। वो समूचा कोरोना काल निकल गया है, समूचा कोरोना काल निकल गया। हमारे यहाँ कई लोग बीमार हुए, कई लोग पीड़ित हुए, अस्पताल में गए, बहुत परेशान रहे। कोरोना काल बहुत विकट परिस्थितियों का काल था। उस समूचे कोरोना काल में वो कभी यहाँ पे प्रकट ही नहीं हुए, दर्शन लाभ उन्होंने दिए नहीं, ना किसी को फ़ोन लगा के पूछा, ना हरी बीमारी में, ना सांत्वना देने तत्पश्चात पधारे। अब जब चुनाव है, चुनाव में पधारे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे ये बात किसी के जहन में तो आएगी कि ऐसा क्यों। और
उनको तो मेरे ख्याल से बहुत दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अपेक्स बैंक का चेयरमैन बहुत बड़ी चीज़ होती है। 230 विधायक होते हैं, अपेक्स बैंक का चेयरमैन एक होता है मध्य प्रदेश। मुझे आज भी याद है, सुभाष यादव जी हुआ करते थे कांग्रेस के ज़माने में, उनको विकल्प दिया गया कि अब उप मुख्यमंत्री रहेंगे अपेक्स बैंक के चेयरमैन। उन्होंने कहा साहब अपेक्स बैंक का चेयरमैन रहना पसंद करो। 2 बार विधायक बनाया पार्टी ने, 5 बार चुनाव लड़े वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सहकारिता में दिल्ली केंद्र में वो आसीन है, तो खैर ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत दिया है। चुनौती तो नहीं है ना आपकी? चुनौती वो होता है जो कुछ करता है। अच्छा ये बताइए कि आपको कभी हमने गुस्से में नहीं देखा। आपकी छवि खराब करने के लिए तमाम लोग प्रयास करते हैं, तरह तरह की बातें, भाषणों के जरिए आपको घेरते हैं, सियासी घेराबंदी होती है, लेकिन आप मिस्टर कूल की भांति, जैसे हम MS धोनी को देखते हैं मिस्टर कूल, वैसे मिस्टर कूल राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी नजर आते हैं। और आज चुनाव चल रहे हैं लेकिन टेंशन आपके चेहरे पर नहीं है। देखिए, ऐसा मैंने कहा कि ये बहुत जागरूक विधानसभा है। ये मेरा 7वां चुनाव है। मेरे माता पिता को जानते हैं, मुझे जानते हैं। आप मुझ पे 1 लाख आरोप लगा दो, प्रमाणित करो मैं बहुत बुरा हूँ, चलो आपने कहा, एक बार हम मान भी लें, तो आप कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, थाने में जाओ, कंप्लेंट कराओ, रिपोर्ट डालो, मुझे सज़ा मिलेगी ना? मुझे सज़ा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने गलत किया है मुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन आप जब मुझ पे आरोप लगा रहे हो तो आप खुद के बारे में भी तो सोचिए। आपके पर खुद पर लोकायुक्त का केस, आप पर खुद पर जुए सट्टे का केस, और आप तमाम आरोप दूसरे पे लगा रहे हो। आप खुद 5 साल निष्क्रिय रहे, आप मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो किसी को बुरा कह देने से, किसी को कमतर कह देने से, किसी को कुछ भी आप किसी पे कुछ चिपकाने की कोशिश करो तो मतदाता आपसे भी तो पूछेगा, चलो जो है वो है, आप क्या हो और आपने क्या किया। प्रश्न ये है कि ये परीक्षण हर व्यक्ति का हो रहा है। चुनाव का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मैंने तो उनसे कहा, अगर यही विषय है तो आप एक मंच पे बैठिए, एक मंच पे चुनाव ख़त्म करते हैं ना। आप आइए, आप अपनी बात की, मैं अपनी बात करता हूँ, मतदाता तय कर। वो नहीं बैठेंगे वो मेरे साथ मंच पे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होंगे। बड़ी बात है, आप चैलेंज भी स्वीकार कर रहे हैं। आखिर में देखिए, नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं, देखिए आपकी फ़ैन फॉलोइंग किस कदर की, गांव में बच्चे भी जो हैं आपसे मिलने के लिए आए जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या जीत का दावा होगा राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी का? बदनावर आपकी कर्मभूमि भी है, रणभूमि भी है और यही जन्मभूमि भी है, तो कैसे इसका कर्ज यहाँ की सेवा करके आप उतारेंगे? और क्या चुनाव मैदान में अब इस अंतिम पलों में आपको लग रहा है? जन्मभूमि नहीं है, मतलब हो सकती है। तो बच्चों का तो क्या है, भगवान स्वरूप है। हम तो सोच रहे हैं कि भाई बाल सेना बना लें, बाल मोर्चा प्रकोष्ठ बनाया जाए। मैं सुझाव देने वाला हूँ VD शर्मा जी को, JP नड्डा जी को। ये सबसे अच्छे प्रचारक हैं हमारे, है ना? क्यों, क्या नारा लगाते हो तुम गाँव में जा के? तो ये सबसे, अरे क्या बोली, क्या नारा लगाया? तो बच्चों में उत्साह है और हर तरीके से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी हमने अभी से सोचा है कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद क्या हमें करना है वो भी हम लोगों को बता रहे हैं। सामुदायिक शेड का एक हमने सोचा है, हम संकल्प लेते हैं। भोजन खाने और कार्यक्रमों में दिक्कतें आती हैं गाँव में। खेतों को मुख्यधारा से जोड़ने का एक विषय हम लोग सोच रहे हैं कि अगले 5 साल में जन आशीर्वाद मिला सरकार बनी तो लेना चाहिए। बिजली के विषय में उन्नयन करना है, जहाँ जहाँ वो लेना चाहिए। 3-4 हम सेक्टर्स लेके चल रहे हैं और मेरे ख्याल से आने वाली 3 तारीख को जन आशीर्वाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और न सिर्फ जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को 3 दिसंबर को मिलेगा, तत्पश्चात जब लोकसभा चुनाव भी होगा तो मुझे ये भी विश्वास है कि पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में भी बनेगी और जनता उन्हें भी आशीर्वाद देगी। कांग्रेस का विचार ख़त्म सा हो गया है। कांग्रेस जो हुआ करती थी वो अब बची नहीं है। उनका नेतृत्व भी बड़ा कंफ्यूज सा रहता है कभी कभी। अभी प्रियंका जी कह गई कि मेरी दादी महापुरुष थीं, और जब सीधा कनेक्ट नहीं होता और आपका मन कहीं लगा नहीं रहता तो आप डिफ्लेक्ट भी होते हैं। और ये चीज़ दिखती है, जनता इसको फील करती है, आपको पता लग जाता है पब्लिक को कि ये व्यक्ति कितना कमिटेड है। एक तरफ मोदी जी को आप देखिए, जब मोदी जी बोलते हैं, शिवराज सिंह जी जब बोलते हैं तो झलकता है।
उनके मन का दर्द झलकता है, उनके मन का भाव झलकता है, उनकी प्रतिबद्धता झलकती है, उनका संकल्प झलकता है। तो ये बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। चलिए, हमसे खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बदनावर का बाहुबली कौन होगा इसका फैसला जरूर 3 दिसंबर को होगा, लेकिन इतना जरूर है कि बदनावर का ये चुनावी संग्राम 2 ठाकुरों की लड़ाई है। देखना होगा कि जनता जनार्दन क्या फैसला आने वाली 17 नवंबर की तारीख को ईवीएम मशीनों में कैद करती है, जो निकलकर 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ बाहर आता है। फिलहाल मेरे सहयोगी राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, बदनावर।